वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी ट्रायंगल में। आज हम लोग क्लास 11 के हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची के द्वारा मॉडल सेट जारी किया गया है। ये उसका सेट 2 है। आपको पता है कि क्लास 11 के टर्म 1 की परीक्षा जो है सो झारखंड बोर्ड लेने वाली है, जिसमें 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। तो आइए हम लोग सेट 2 का विस्तार पूर्वक से क्या करते हैं, उत्तर देखने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों का आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो मिल जाएगा, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें चैप्टर वाइज भी बहुत सारे प्रश्नों का कलेक्शन दिया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला जो प्रश्न है वह है मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है 2 नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया जो है वह दजला और फरात 2 नदियों के बीच बसा हुआ क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, असीरिया सभ्यता की राजधानी कहाँ थी? बेबीलोन, चीन, मिस्र या मारी? तो सही उत्तर होगा बेबीलोन। बेबीलोन असीरिया सभ्यता के क्या था? राजधानी था। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है हमारा, सुमेर का शाब्दिक अर्थ क्या है? सुमेर का शाब्दिक अर्थ क्या है? ईंटों से बने शहर, मिट्टी से बने शहर, पत्थरों से बने शहर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा ईंटों से बने शहर। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो पट्टिकाएं पाई गई हैं उनमें किन जानवरों के चित्र की प्रधानता है? ध्यान दीजिएगा, आपको पता होगा मेसोपोटामिया में मिट्टी की पट्टिकाएं बनाई जाती थी। उस पर नहन्नी नामक नुकीले कलम से या नुकीले हथियार से खुदाई करके जो है सो आकृति का कह सकते हैं उकेरा जाता था, और बाद में इस पट्टी को आग पर सुखा करके जो है सो इस्तेमाल किया जाता था, या फिर कह सकते हैं कि संचार के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। इसमें जानवरों के चित्र या कई प्रकार के और चित्र या शब्दों के चित्र देखने को मिलते थे। तो यहाँ पर अगर आप इस मेसोपोटामिया की पट्टियों को देखेंगे तो इसमें बैल, रोटियाँ और मछलियाँ तीनों के चित्र भरपूर मात्रा में मिलेंगे, इसलिए यहाँ पे हमारा उत्तर होगा इनमें सभी। अगला प्रश्न है, कुम्हार के चाक का आविष्कार किस सभ्यता के दिन है? कुम्हार का चाक, वह चाक जिसकी सहायता से कुम्हार मिट्टी के बर्तन का निर्माण करते हैं, वह किस सभ्यता में इसका विकास हुआ, या कह सकते हैं कि किस सभ्यता में इसका आविष्कार हुआ? सिंधु घाटी की सभ्यता, चीन की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता? तो इसका सही उत्तर होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। चलिए छठा प्रश्न है, मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज वाली फसल कौन सी थी? ध्यान दीजिएगा, मेसोपोटामिया में गेहूं और जौ दोनों जो है सो मुख्य फसल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन सबसे अधिक अगर देखा जाए तो गेहूं का उपज किया जाता था। तो इसका सही उत्तर होगा गेहूं। सातवां प्रश्न है, झूलते बाग किस सभ्यता की देन है? झूलता हुआ बाग, आपको बता दें कि बेबीलोन सभ्यता का एक शासक था जिसका नाम था नेब्रूसड्रेजर। नेब्रूसड्रेजर। जब इसका विवाह हुआ तो जिस रानी के साथ इसका विवाह हुआ था वह रानी ठंडे प्रदेश में रहने की आदी थी। जब उसे बेबीलोन लेकर आया गया, जब वो बेबीलोन में रहने लगी तो यहाँ की गर्मी से इतनी ज़्यादा परेशान हुई कि बार बार वह बीमार होने लगी। उसके इस समस्या से परेशान होकर नेब्रूसड्रेजर ने एक ऐसे महल का निर्माण करवाया जिस महल में चारों तरफ क्या थे कि पौधे, हर एक फ्लोर में कह सकते हैं कि हर एक फ्लोर में या फिर हर जगह पौधे झूलते हुए दिखाई देते थे, और ऐसी व्यवस्था की गई थी कि हर पौधे तक सिंचाई की व्यवस्था थी, मतलब जल जो है सो हर एक पौधे तक पहुंचता था। इस वजह से क्या था कि इस पूरे कह सकते हैं कि ये जो महल था, इस महल का तापमान जो है सो बहुत ही कम रहता था, मतलब ठंडा रहता था ये महल। तो जिससे उस रानी या कह सकते हैं उसकी रानी जो थी उसको तापमान से संबंधित समस्या दूर होने लगी और वो यहीं आकर रहने लगी। तो ध्यान दीजिएगा, झूलता हुआ बाग इसी को कहा जाता है क्योंकि पौधे झूलते हुए दिखाई देते थे। आगे तो यहाँ प्रश्न क्या है, किस सभ्यता की देन है? तो सही उत्तर हो जाएगा बेबीलोनिया सभ्यता। अगला प्रश्न है, बेबीलोन में झूलते बाग का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो नेब्रूसड्रेजर
और देखिए उसी को यहाँ पे लिखा है इसने नबूवत नेजर, तो नाम होगा नेबुकदनेस्सर, उसी को जो है सो लिखा है नबूवत नेजर। अगला प्रश्न है हमारा, किस पुस्तक में जल प्लावन की घटना आती है? बाइबिल, गीता, ओल्ड टेस्टामेंट या इनमें से कोई नहीं? जिसका सही उत्तर होगा बाइबिल। बाइबिल में बताया गया है नूह नामक एक मैसेंजर के बारे में। मैसेंजर यानी खुदा का एक मैसेंजर, अल्लाह का एक मैसेंजर, भगवान का एक मैसेंजर, संदेश वाहक था, जिनका नाम था नूह। बाइबिल में भी इसकी चर्चा है और जो है सो कुरान में भी इसकी चर्चा है, यानी इस्लामिक पुस्तकों में भी इसकी चर्चा है नूह अलैहिस्सलाम के बारे में। ऐसा बताया जाता है कि ईश्वर की तरफ से आदेश हुआ था कि पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी और नूह को ये आदेश दिया गया था कि तुम एक कश्ती बना लो, एक ऐसी कश्ती जिसमें इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु मौजूद हैं सबका एक जोड़ा, पेड़ पौधे जीव जंतु सबका एक जोड़ा लेकर इस कश्ती पे आ जाओ, पूरी दुनिया जलमग्न हो जाएगी, सिर्फ तुम्हारी कश्ती क्या होगी, नहीं डूबेगी। तो ऐसा चर्चा किया गया है किस पुस्तक में? तो इसका सही उत्तर है बाइबिल। अगला प्रश्न है, मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ है? नील नदी, दजला, फरात या सिंधु? सही उत्तर होगा नील नदी। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के किनारे, मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास दजला और फरात नदी के किनारे, सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास सिंधु नदी के किनारे, और चीन की सभ्यता का विकास यांगटी और सिक्यांग नदी के किनारे हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, रोमन साम्राज्य में नाइट किन्हें कहा जाता था? नाइट, आपको पता है सामंतवादी अधिक्रम में सबसे नीचे आता था नाइट, और नाइट क्या होते थे? घुड़सवार सैनिक होते थे। तो सही उत्तर क्या होगा? अश्वरोहियों को, जो घुड़सवार सैनिक थे उनको नाइट कहा जाता था। अगला प्रश्न, जब रोम जल रहा था तो रोम का कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा था? देखिए एक ऐसे शासक थे जब रोम में कह सकते हैं कि हिंसा भड़क उठी थी या रोम का विनाश हो रहा था, उस समय वह शासक अपने आप में ही खोया हुआ था, अपनी दुनिया में खोया हुआ था और अपने कह सकते हैं विलासिता का जीवन जी रहा था। तो इतिहासकारों ने लिखा है कि जब रोम जल रहा था तो रोम का वह जो शासक है वो बांसुरी बजा रहा था। तो ऑप्शन देख लीजिए, सीजर, नीरो, अगस्टस या जस्टिनियन। तो सही उत्तर होगा इसका नीरो। अगला प्रश्न है हमारा, पेपिरस कहाँ पाया जाता था? देखिए पेपिरस है क्या? तो एक प्रकार का पौधा है यह। नील नदी के किनारे, अरब सागर के किनारे, टाइबर नदी के किनारे या रोम में? सही उत्तर होगा नील नदी के किनारे। पेपिरस नामक जो पौधा है वह नील नदी के किनारे पाया जाता था। नेक्स्ट है, रोम का इतिहास किसने लिखा था? वह इतिहासकार जिसने सबसे पहली बार जो है सो रोम का इतिहास लिखने का जो है सो कह सकते हैं कि सामर्थ्य किया था, और लगभग शायद 142 जिल्दों में उसका इतिहास लिखा गया था। तो वह व्यक्ति कौन थे? टाइटस लिवी, ओविड, हॉरेस या प्लिनी? तो सही उत्तर होगा टाइटस लिवी। अगला प्रश्न है हमारा, जुलाई माह का नाम किसके नाम पर पड़ा है? देखिए नाम से ही पता चल जाएगा, ऑप्शन को देख लीजिए, जूलियस सीजर, नीरो, ऑगस्टस या डायक्लेशियन। चूँकि नाम पे ही पड़ा है तो जुलाई का नाम उससे मिलेगा, तो क्या होगा उत्तर? जूलियस सीजर, जूलियस जुलाई। तो जुलाई का नाम जूलियस सीजर के नाम पे, और अगस्त महीने का नाम रखा गया है किसके नाम पर? तो ऑगस्टस सीजर के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है हमारा, रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 मुख्य खिलाड़ी कौन थे? मतलब राजनीतिक इतिहास में सबसे ज़्यादा योगदान या कह सकते हैं कि मुख्य रूप से उन्हीं का जो है सो योगदान था। तो वे कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा, सम्राट, सेना, अभिजात वर्ग, इनमें सभी। इसका उत्तर होगा इनमें सभी, क्योंकि सम्राट सबसे ऊपर होता था, अभिजात वर्ग उसके बाद शामिल होते थे, और सेना जिसको नाइट कहा जाता था वे थे। तीनों के सहायता से क्या होता था कि रोमन साम्राज्य का राजनीतिक सिस्टम चलता था। तो इसका उत्तर होगा इनमें सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 17 दिनारियस क्या था? तो ध्यान दीजिएगा, दिनारियस क्या था? सोने का सिक्का, तांबे का सिक्का, चांदी का सिक्का, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा चांदी का सिक्का। निम्न में से किसे रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है? रोमन साम्राज्य का हार्ट किसको बोलते हैं? लाल सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर या भूमध्य सागर? इसका सही उत्तर होगा भूमध्य सागर, जो रोमन साम्राज्य के मध्य में स्थित है, और आप कह सकते हैं कि यह रोमन साम्राज्य का हृदय यानी हार्ट कहा जाता है, हार्ट। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, स्पेन खाली स्थान के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। स्पेन किस चीज़ के लिए व्यापार के लिए सबसे ज़्यादा फेमस था? जैतून का तेल, धातु, शराब या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा जैतून का तेल।
जैतून के तेल के लिए स्पेन जो है सो काफ़ी प्रसिद्ध था। अगला है पेपायरस या पेपिरस। देखिए इससे पहले क्वेश्चन में ये नाम मिल चुका है, पूछ रहा है क्या था, पत्थर, धातु, पौधा या ग्रंथ। तो हम लोग देख चुके हैं कि ये क्या था, एक पौधा था जो नील नदी के किनारे पाया जाता था। अगला प्रश्न है हमारा, हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 460 ईस्वी, 622 ईस्वी, 570 ईस्वी, 670 ईस्वी। सही उत्तर होगा 570 ईस्वी। 21 अप्रैल 570 ईस्वी को जो है सो जन्म हुआ था। दिन था सोमवार और समय था सुबह का समय। सुबह का जो सबसे पहला पहर होता है उसी समय जो है मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, जो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, या आप कह सकते हैं कि इस्लाम धर्म को फैलाने वाले कौन थे, तो हज़रत मोहम्मद साहब थे। इन्हें इस्लाम धर्म का पैगंबर कहा जाता है। पैगंबर यानी पैगाम पहुंचाने वाला, अर्थात या ईश्वर नहीं थे बल्कि ईश्वर के पैगाम को पहुंचाने का काम किया है। अगला प्रश्न है, पैगंबर मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम क्या था? बचपन का नाम या ओरिजिनल नाम क्या था? अहमद, हुसैन, हसन या आरिफ? तो सही उत्तर होगा अहमद। इसके बचपन का नाम क्या था? अहमद। चलिए अगला प्रश्न है, जिम्मी किसे कहा गया है? ईसाइयों को, यूनानियों को, ईसाई और यहूदियों को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईसाइयों और यहूदियों को कहा जाता था जिम्मी। अगला प्रश्न है, हिजरी संवत का आरंभ कब से हुआ है? 622 ईस्वी, 722 ईस्वी, 522 ईस्वी या फिर 422 ईस्वी? ध्यान दीजिएगा, हिजरी संवत यानी एक कैलेंडर है, इसको इस्लामिक कैलेंडर कहा जाता है हिजरी संवत को। इसका शुरुआत कब हुआ? जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की यात्रा पे निकल गए थे। जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की यात्रा पे निकले थे तो उस यात्रा के दौरान या उस यात्रा के क्रम में ही जो है सो क्या कहा गया? हिजरत कहा गया। उनकी इस यात्रा को हिजरत कहा गया और उसी समय एक इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत हुई जिसे हिजरी संवत कहा जाता है। तो यह घटना कब हुई थी, या कह सकते हैं कि मोहम्मद साहब मक्का से मदीना कब गए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 622 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न है हम लोगों का, अल बरूनी ने किस पुस्तक की रचना की थी? अल बरूनी एक यात्री था, जब वो भारत आया तो उसने अपने यात्रा वृत्तांत को एक पुस्तक में लिखा था। उस पुस्तक का नाम क्या था? किताबुल बुखाला, कलीला व दिमना, आसान अल तक़सीम या तहकीक हिंद? जिसका सही उत्तर होगा तहकीक हिंद। ध्यान रखिएगा, तहकीक हिंद का एक और नाम है, इसे किताबुल हिंद भी कहा जाता है। किताब उल हिंद भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, नई फ़ारसी कविता का जनक किसे माना जाता है? उमर, रुदकी, खय्याम या फिरदौसी? जिसका सही उत्तर होगा अब्दुल्ला रुदकी। सही उत्तर क्या होगा? रुदकी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन जो हम लोगों का है वह है, निम्नलिखित में भूगोलवेत्ता कौन थे? बयाजिद बिस्तानी, बालाधुरी, अल ख्वारिज्म या इब्न सीना? जिसका सही उत्तर होगा अल ख्वारिज्म, या एक भूगोलवेत्ता थे। अगला प्रश्न है, मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम क्या था? खदीजा, आमिना, फ़ातिमा या सलमा? जिसका सही उत्तर होगा खदीजा। खदीजा उनकी पत्नी का नाम था, आमिना उनकी माँ का नाम था, फ़ातिमा उनकी पुत्री का नाम था, ये उनकी पुत्री का नाम था, ये उनकी माँ का नाम था। और आपको बता दें कि इनका लालन पालन एक दाई ने किया था जिनका नाम था हलीमा। तो मोहम्मद साहब का लालन पालन दाई हलीमा के द्वारा किया गया था। जिसका सही उत्तर क्या है? पत्नी कौन थी? खदीजा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। किसने दूरबीन और कुतुबनुमा का आविष्कार किया था? दूरबीन और कुतुबनुमा का आविष्कार किसने किया है? अरबों ने, चीनियों ने, यूनानियों ने या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा चीनियों ने। चीन के निवासियों ने ही दूरबीन और कुतुबनुमा का आविष्कार किया था। ये दोनों क्या थे? ये दूर की चीज़ों को स्पष्ट रूप से देखने के यंत्र थे। गजनी सल्तनत का संस्थापक कौन था? अलब्तगीन, सुबुक्तगीन, महमूद गजनवी या मोहम्मद गौरी? यहाँ ध्यान दीजिएगा, लोगों को कन्फ्यूजन रहता है महमूद गजनवी को लेकर के। ठीक है, महमूद गजनवी गजनी सल्तनत का एक सुल्तान था। ध्यान दीजिएगा, महमूद गजनवी को लेकर के लोगों में कन्फ्यूजन ये रहता है कि गजनी सल्तनत का यही संस्थापक था। लेकिन यहाँ आपको बताना ये ज़रूरी है कि महमूद गजनवी
जो है सो भारत आया था आक्रमण करने के लिए, भारत में लूट मार मचाने के लिए। वह भारत पे आक्रमण किया, भारत में लूट मार भी मचाया महमूद गजनवी, लेकिन इसने यहाँ पर शासन व्यवस्था को स्थापित नहीं किया। तो हम लोग यहाँ ये नहीं कह सकते हैं कि महमूद गजनवी गजनी सल्तनत का संस्थापक था। अगर भारत में अगर ये संस्था शासन व्यवस्था को चलाता तो हम लोग इससे गजनी सल्तनत का संस्थापक मानते हैं। तो यहाँ हमारा सही उत्तर हो जाएगा सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन जो है सो गजनी सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। गजनी सल्तनत एक तुर्क मुसलमान सल्तनत था जो फारस के क्षेत्र में आपको तो तुर्की क्षेत्र में देखने को मिलेगा। ये एक तुर्क मुसलमानों का कह सकते हैं कि सल्तनत था, और उसी सल्तनत का एक शासक था महमूद गजनवी जो भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था। तो यहाँ हमारा सही उत्तर क्या होगा? तो हमारा सही उत्तर होगा सुबुक्तगीन। अगला प्रश्न है, लुई 14वां के निरंकुशतम राजतंत्र को किसने संभव बनाया? लुई 14वां एक निरंकुश शासक था, लेकिन उसके राजतंत्र को किसने संभव बनाया या कौन थे जो इसका हेल्प किए? तो दो ध्यान दीजिएगा, दो ऐसे सेनापति थे जिन्होंने लुई 14वां का बहुत ज़्यादा साथ दिया। उनका नाम था रिसलू और मेजारिन। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रिसलू और मेजारिन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर का जो क्वेश्चन है, सामंती व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? इस प्रश्न को भी बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को इस प्रश्न में भी। ऑप्शन है भूमि, सेवा, सेना या व्यापार। सामंती व्यवस्था में आपको पता है कि सेना का बहुत अधिक महत्व था, लेकिन यह सेना आधारित अर्थव्यवस्था या सामंती व्यवस्था नहीं थी। यहाँ होता क्या था कि यहाँ सामंती व्यवस्था में जो अलग अलग वर्ग थे, वो प्रत्येक वर्ग अपने से ठीक ऊपर वाले वर्ग को सेवा प्रदान करता था। तो ये जो पूरा का पूरा आधार था वह किस पे आधारित था? सेवा पे आधारित था। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा सेवा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, डॉन क्विक्सोट उपन्यास में किस वर्ग का प्रमुखता से चित्रण किया गया है? नाइटों का, बिशपों का, बैरनों का या फ्रायरों का? इसका सही उत्तर होगा नाइटों का। नाइट जो अश्वारोही हुआ करते थे, या कह सकते हैं कि जो घुड़सवार सैनिक थे, उन्हीं का वर्णन किया गया है डॉन क्विक्सोट नामक उपन्यास में। अगला प्रश्न, रोमन चर्च का प्रधान कौन था? देखिए रोम का चर्च, यही वह चर्च था जो सबसे मुख्य चर्च माना जाता है। चर्च में सबसे बेहतरीन, सबसे मुख्य चर्च रोमन चर्च, और वहाँ का जो पादरी या कह सकते हैं कि वहाँ जो मुख्य अधिकारी होता था, उसी चर्च के मुख्य अधिकारी का कह सकते हैं कि बात जो होता था उसी का बात अंतिम होता था, या कह सकते हैं धार्मिक मामलों में उसकी बात को कोई काट नहीं सकता था। उसने जो कह दिया वह कानून बन गया। तो वो कौन था? पोप, बिशप, फ्रायर या पादरी? इसका सही उत्तर होगा पोप। रोमन चर्च के प्रधान को क्या कहा जाता है? पोप कहा जाता है। अगला प्रश्न है, टाइथ किस प्रकार का कर था? भूमि कर, धार्मिक कर, व्यापारिक कर या सैनिक कर? तो यह एक धार्मिक कर था। आपको पता है कि टाइथ जो है सो किसानों द्वारा चर्च के अधिकारियों को दिया जाने वाला कर था। कितना दिया जाता था? 1/10 यानी 10% या 10वां हिस्सा कह सकते हैं। किसान अपनी फसल के उपज का 1/10वां हिस्सा चर्च को देता था, जिसे टाइथ या टीथ कहा जाता था, और यह एक धार्मिक कर था। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। धर्म सुधार आंदोलन के सर्वप्रथम प्रवर्तक कौन थे? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है मार्टिन लूथर और जॉन वाइक्लिफ को लेकर के। देखिए यहाँ पर जो है सो मार्टिन लूथर और जॉन वाइक्लिफ के बारे में थोड़ा समझ लीजिएगा। जॉन वाइक्लिफ मार्टिन लूथर से पहले थे, जिन्होंने धर्म सुधार आंदोलन या धर्म के सुधार के लिए आंदोलन करने का प्रयास किया, लेकिन यह सफल नहीं हो पाए, या इनका प्रयास उतना बेहतरीन नहीं रह पाया, जिसके कारण इसकी चर्चा बहुत कम होती है। शुरुआत इन्होंने किया, लेकिन ये सफल नहीं थे। सफलता में नाम किनका लिया जाता है? मार्टिन लूथर का नाम लिया जाता है। लेकिन जॉन वाइक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, सुबह का तारा कहा जाता है। लेकिन चूंकि हम लोग इस प्रश्न को देख रहे हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर हम लोग किसको लेकर चलेंगे? तो मार्टिन लूथर किंग को लेकर चलेंगे। धर्म सुधार आंदोलन के सर्वप्रथम प्रवर्तक के रूप में किन्हें माना जाता है? मार्टिन लूथर को। चलिए अगला प्रश्न है हम लोगों का 37 नंबर, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? यहाँ भी देख लीजिए, दो ऑप्शन आपके पास, जर्मनी और इंग्लैंड। अगर आप मार्टिन लूथर को लेकर चलेंगे तो जर्मनी, अगर आप जो है सो जॉन वाइक्लिफ को आधार मानते हैं तो इंग्लैंड।
यहाँ दोनों ऑप्शन होने के चांसेज है, क्योंकि बहुत सारे पुस्तक में दिया जाता है कि धर्म सुधार आंदोलन का शुरुआत जो है सो इंग्लैंड से हुआ था, और बहुत सारे पुस्तकों में दिया जाता है कि कहाँ से हुआ था, जर्मनी से। वास्तविक में अगर शुरुआत देखा जाए तो हुआ था प्रोटेस्टेंट धर्म के, कह सकते हैं, स्थापना के बाद, प्रोटेस्टेंट धर्म के स्थापना के बाद। और आप जानते हैं कि प्रोटेस्टेंट धर्म का स्थापना जो है सो किनके द्वारा किया गया था, तो किया गया था ये मार्टिन लूथर के द्वारा। तो हम लोग इस प्रश्न का उत्तर फिलहाल जो है सो जर्मनी लेकर चलेंगे, लेकिन आप लोग कमेंट में ज़रूर ये बताइएगा कि आपके विद्यालय या कॉलेज में कौन सा उत्तर बताया गया है, जर्मनी या फिर इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, सामंतवादी अधिकृत व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या थी। आपको पता है सामंतवादी अर्थव्यवस्था जिसके सबसे सर्वोच्च शिखर में कौन होता है, तो सर्वोच्च शिखर में होता है राजा। कौन होता है, राजा। और यहाँ पूछा गया सबसे छोटी इकाई, यानी सबसे निचले पायदान पे किनको लिया जाता है, तो ये होगा नाइट। क्या होगा, नाइट। घुड़सवार किसानों को नाइट कहा जाता था, और वो सामंतवादी अर्थव्यवस्था का सबसे छोटी इकाई माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है हम लोगों का 39 नंबर में है, गुलाबों की लड़ाई कहाँ हुई। गुलाबों की लड़ाई कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए है फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी या रूस। तो इसका सही उत्तर होगा इंग्लैंड में। गुलाबों की लड़ाई कहाँ हुई थी, इंग्लैंड में। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक लास्ट क्वेश्चन हम लोगों को बच जाता है, डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन थे। इससे पहले आप एक बात को ज़रा ध्यान से सुन लें। इस वीडियो के बाद आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो मिलेगा, तो आप उस वीडियो को देखना ना भूलें। उस वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूं वो आप तक पहुंच जाए उसका नोटिफिकेशन, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन का सिलेक्शन किया जाएगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें जो है सो कवर करने का प्रयास किया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा एग्ज़ाम में जाने से पहले। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, और आपको जो है सो और किस चैप्टर का डिटेल वीडियो चाहिए, या फिर और किसी चीज़ का अगर सेट का वीडियो चाहिए, जैसे इंग्लिश का या फिर और किसी सब्जेक्ट का, तो वो भी आपको मिल जाएगा। चलिए हम लोग लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं, डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन थे। दांते, होमर, शेक्सपियर या चॉस। तो इसका सही उत्तर होगा दांते। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।